नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की जो यूनिट नंबर 4 चल रही है उसका पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन अनुबंधन से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो यहाँ प्राचीन अनुबंधन से संबंधित सभी कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, पावलोव ने पाचन तंत्र का देहिकी अध्ययन कर लार स्त्राव को इसका आधार माना है। तो पावलोव जो है उन्होंने पाचन तंत्र का देहिक अध्ययन करने वाले हैं वो, और आधार क्या माना है, लार स्त्राव को माना है, क्योंकि कुत्ता जो है वो भोजन को देखकर उसकी लार टपकनी शुरू हो जाती है। दूसरा, तटस्थ उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रयोग से अनुक्रिया होती है। थर्ड है, घंटी व लार के मध्य शास्त्रीय अनुबंधन होता है। चौथा है, अनुबंधित उद्दीपक जिसको CS बोलते हैं सदैव अनुबंधित उद्दीपक जिसको US बोलते हैं उससे पूर्व देना होता है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, घंटी व लार के मध्य शास्त्रीय अनुबंधन होता है। तो ये घंटी और लार के मध्य नहीं बल्कि घंटी और भोजन के मध्य शास्त्रीय अनुबंधन होता है। तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। तो ये घंटी और भोजन के मध्य शास्त्रीय अनुबंधन इसमें होता है। फिर इस प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित और फैक्ट क्या है कि ये विमुखी मतलब दुखदायी जो अनुबंधन है, विमुखी जो अनुबंधन है ये 2-3 प्रयासों से, किंतु प्रवृत्त्यात्मक जो अनुबंधन है वो संतोषी अनुबंधन है, और CR जो लार है उसके अर्जन में अधिक समय लगता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन व क्रिया प्रसूत अनुबंधन में गलत अंतर कौन सा है। तो यहाँ प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन इन दोनों के मध्य अंतर यहाँ बताए गए हैं। तो इनमें से जो गलत अंतर है वो कौन सा है। पहला है, शास्त्रीय निर्माण पूर्वगामी उद्दीपक व परिणाम जिसको पुनर्बलन कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। द्वितीय है, प्राणी की स्थिति सक्रिय व निष्क्रिय होना। तीसरा है, लक्ष्य इसका है उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न करना व पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर को बढ़ाना। फोर्थ है, नियंत्रण इसका क्या है कि अनुबंधित उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण, प्रयोग की व पुनर्बलन, मिलना या न मिलना ये प्राणी के नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ शास्त्रीय निर्माण, प्राणी की स्थिति और लक्ष्य और नियंत्रण, तो ये इनसे संबंधित अंतर बताएं। तो इनमें गलत अंतर जो है वो लक्ष्य से संबंधित अंतर है कि उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न व पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर को बढ़ाना, तो ये इसमें गलत है। ये इस अनुक्रिया की दर को क्या करता है, घटाता है। प्राचीन अनुबंधन में प्राणी निष्क्रिय व क्रिया प्रसूत में सक्रिय हो जाता है। तो प्राचीन अनुबंधन में जो प्राणी है वो तो निष्क्रिय रहता है और जो क्रिया प्रसूत होता है वो सक्रिय रहता है। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की जो प्रत्याशा व क्रिया प्रसूत में सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन की प्रत्याशा, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन कौन सा है। पहला है, पुनर्बलन की मात्रा बढ़ाने पर विलोप का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। दूसरा है, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया सामान्यीकरण कहलाती है। थर्ड है, सतत पुनर्बलन में अनुक्रिया का अधिगम व विलोप दोनों शीघ्र ही होते हैं। चौथा है, दंड में कोई भी अनुक्रिया स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती है।
तो इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पुनर्बलन की मात्रा बढ़ाने पर विलोप का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या है, वो घटता जाता है। बाकी समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया सामान्यीकरण कहलाती है, बिल्कुल सही है। सतत पुनर्बलन में अनुक्रिया का अधिगम व विलोप दोनों शीघ्र होते हैं, ये बात भी सही है। दंड से कोई भी अनुक्रिया स्थायी रूप से कभी समाप्त नहीं होती, ये भी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसका, सीखना अनुक्रिया के परिणामों पर आधारित है। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार दूसरों का प्रक्षेपण तथा नकल कर सीखते हैं और लगातार असफलता के बाद व्यक्ति कार्य के प्रति अपने प्रयासों को छोड़ देता है। यही अधिगम असहायता है कि लगातार असफलता मिलती है तो वो उस कार्य को करना छोड़ देता है, यही क्या अधिगम असहायता है। सेलिगमैन तथा मायर ने कुत्तों के झुंड पर इसका प्रयोग किया है, किसका, अधिगम असहायता का। अंतर्दृष्टि साधन व साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। तो अंतर्दृष्टि किसके बीच का संज्ञानात्मक संबंध है, साधन और साध्य के बीच का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है, वो आपको बताना है। पहला कथन है, एक शब्द का दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाना वाचिक अधिगम कहलाता है। दूसरा है, अव्यक्त अधिगम का प्रदर्शन व्यक्ति तभी करेगा जब से पुनर्बलन उसको मिलना शुरू होगा। थर्ड है, समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों के प्रत्यक्षीकरण से सूझ उत्पन्न होती है, मतलब सूझ आती है। प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन में मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन में मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित न कर बाह्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है ये संज्ञानात्मक अधिगम का आंतरिक व मानसिक पहलू होता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक कारक या अभिप्रेरणात्मक चक्र से संबंधित क्या नहीं है। आवश्यकता, नीड, प्रणोद या फिर चालक, ड्राइवर, प्रोत्साहन या लक्ष्य, इंसेंटिव या फिर उत्प्रेषण। तो इस चक्र में आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन ये तीनों मौजूद होते हैं, जबकि उत्प्रेषण नहीं होता। ऑप्शन 4 जो है वो इससे संबंधित नहीं है। आवश्यकता में क्या होता है कि कमी या अति की अवस्था आवश्यकता होती है, जैसे भोजन की कमी हो जाए या भोजन की अधिकता हो जाए, वो क्या है, आवश्यकता है। और प्रणोद क्या होता है, तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था व आवश्यकता द्वारा उत्पन्न ये होती है, इसके अंतर्गत प्यास आता है। और प्रोत्साहन क्या आता है, इसमें आकर्षित किया जाता है, जैसे भोजन प्राप्त करना, ये प्रोत्साहन के अंतर्गत आता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस पर बल देता है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो बल देने का काम करता है ये किस पर देता है, पुनर्बलन पर, उपचार व निदानात्मक पर, पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व पर या फिर सीखने पर। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये बल देता है पुनर्बलन पर। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया है, BF स्किनर ने, जो ये पुनर्बलन से संबंधित है, 1954 में ये दिया गया है। और उपचारात्मक व निदानात्मक जो है ये साक्ष्य अभिक्रमिक से संबंधित है, इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन क्राउडर, ये 1960 में दिया गया है। और पाठ्य पुस्तक के स्वामित्व से संबंधित जो है वो मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन है, जिसके प्रतिपादक हैं गिलबर्ट महोदय, ये 1962 में दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है,
पूर्व ज्ञान के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना थॉर्नडाइक का गौण नियम है। तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे। 3 मुख्य नियम कौन से थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये तो 3 मुख्य नियम थे और 5 जो गौण नियम हैं यहाँ उनकी बातें हो रही है। तो पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना कौन सा गौण नियम है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, शास्त्रीय परिवर्तन का नियम। तो इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित जो सीखना है वो आत्मीकरण का नियम माना जाता है। और जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है इसमें क्या होता है? बिल्ली द्वारा कई प्रयत्न करने के बाद वो पिंजरे से बाहर निकलना सीख जाती है। तो इसमें बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। बिल्ली पिंजरे में घूमती है और फिर जैसे ही एक खटका दबाती है तो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है कि बार बार उसने प्रतिक्रिया की तो वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलना वो सीख जाती है। मनोवर्ती का नियम में क्या होता है? सीखना जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण पर। शास्त्रीय परिवर्तन का नियम क्या होता है? ये अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। अधिगम जो है ये निरंतर चलने वाली नियोजित सार्वभौमिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। तो अधिगम कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता है। अधिगम जो है ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक होने के साथ ही इसमें अभ्यास आवश्यक होता है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा अधिगम कमज़ोर पड़ जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है उसके अन्य नाम क्या हैं? इसको संबंधवाद भी कहा जाता है, बंध सिद्धांत भी कहा जाता है, योजनवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, आवर्ती सिद्धांत इसको कहते हैं, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, एसआर थ्योरी भी इसी को कहते हैं, सुख दुख का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। फिर अगला है निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त हो जाती है। कि जैसे व्यक्ति अगर प्रयास करता जाता है निरंतर वो प्रयास में लगा रहता है तो अंत में उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। ये बात थॉर्नडाइक ने बताई है। पावलोव के सिद्धांतों के नाम हैं प्रतिस्थापक सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत आदि पावलोव के सिद्धांतों के नाम हैं। सीखने की क्रिया में पुनरावृत्ति प्रमुख मानी जाती है कि सीखने की क्रिया में पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक होती है। C.H. हल ने माना कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा ही होता है, कि व्यक्ति तभी सीखता है जब उसे किसी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। अगला क्वेश्चन है अधिगम की व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक कौन है? तो अधिगम की जो व्यवहारवादी विचारधारा है उसको मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, मैकडूगल, पावलोव, एडविन गुथ्री, या फिर कोहलर, कोफका, वर्दीमर, प्याजे, लेविन, टोलमैन, या फिर जॉन डेवी, गार्डनर, वाइगोत्स्की, जेरोन ब्रूनर, जीन प्याजे, या फिर अशुबेल, बंडूरा, ब्रूनर। तो इनमें से कौन सा है? तो इसमें व्यवहारवादी विचारधारा के जो समर्थक है वो है वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, मैकडूगल, पावलोव, एडविन गुथ्री। ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और जो कोहलर, कोफका, वर्दीमर, जीन प्याजे, लेविन, टोलमैन, ये जो हैं ये क्लासिकी संज्ञानवादी विचारक माने जाते हैं। फिर जॉन डेवी, गार्डनर, वाइगोत्स्की, जेरोन ब्रूनर और जीन प्याजे ये निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। फिर आशुबेल, बंडूरा और ब्रूनर ये जो हैं ये आधुनिक संज्ञानवादी माने जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषता नहीं है। यहाँ अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। पहला है भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या करना। दूसरा है अच्छी आदतों के निर्माण में उपयोगी। तीसरा है बालक के शारीरिक विकास में सहायक।
चौथा है मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी। तो इसकी विशेषता है भय के सिद्धांत को की सर्वोत्तम व्याख्या करना और अच्छी आदतों के निर्माण के लिए भी ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत उपयोगी है। मानसिक रोगियों को भी इसके द्वारा सुधारा जाता है। जो नहीं है वो है बालक के शारीरिक विकास में सहायक। ये शारीरिक नहीं बल्कि ये बालक के भाषात्मक विकास जो होता है बालक का, उसमें ये सहायक होता है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा। वाटसन ने अल्बर्ट, जो वाटसन का 11 माह का पुत्र था, उस पर प्रयोग किया था और उसके गोद में खरगोश रखकर। तो अल्बर्ट व खरगोश पर प्रयोग वाटसन ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है आकृतिकरण शेपिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आकृतिकरण का प्रयोग कब किया जाता है? वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करने के लिए, या फिर जटिल कार्यों को छोटे छोटे खंडों में तार्किक क्रम से जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, या फिर प्राणी को निश्चित समय तक भूखा रखने में ये उपयोगी है, या फिर अनुक्रिया की संभावना को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करने में आकृतिकरण का प्रयोग किया जाता है और जटिल कार्यों को छोटे छोटे खंडों में तार्किक क्रम से जोड़ने में जो प्रयोग होता है वो श्रृंखला कहलाती है, कि तार्किक क्रम में जोड़ना श्रृंखला होता है। और प्राणी को निश्चित समय तक भूखा रखना जो होता है वो वंचन कहलाता है। और अनुक्रिया की संभावना को कौन कम करता है? उसको दंड देना, ये उसकी अनुक्रिया की संभावना को कम कर देता है। 41 नंबर क्वेश्चन है गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत या एकल प्रयास सिद्धांत या समीपता अनुबंधन का सिद्धांत ये किस पर बल देता है? उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने पर, या फिर सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण पर, या फिर संतुलीकरण व अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर, या फिर प्रेक्षण द्वारा सीखने पर। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। गुथ्री का जो प्रतिस्थापन अनुबंधन का सिद्धांत है ये उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने पर बल देता है। सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण पर बल कौन सा देता है? कोहलर का जो सूझ सिद्धांत है। और संतुलीकरण व अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर कौन बल देता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और प्रेक्षण द्वारा सीखने पर बल देता है बांडुरा का प्रत्यक्ष अधिगम, या फिर सामाजिक अवलोकन, या फिर प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत बल देता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे दे रखे हैं, ये हम देख लेते हैं। कुर्ट लेविन का सिद्धांत जो है उसका नाम है क्षेत्रीय सिद्धांत, या फील्ड थ्योरी, या तलरूप सिद्धांत, या टोपोलॉजिकल थ्योरी। इसको प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी कहा जाता है, 3 फेज भी कहा जाता है, वेक्टर साइकोलॉजी आदि इसके नाम है। इसका सूत्र है बिहेवियर इक्वल F गुणा P गुणा E। तो ये इसका सूत्र है। P है पर्सनैलिटी और E है इन्वायरमेंट। तो व्यक्तित्व और वातावरण के गुणनफल का परिणाम क्या होता है? व्यवहार होता है। व्यवहार B, व्यक्ति P और वातावरण E, इनकी अंतःक्रिया का परिणाम जो है वो F है। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है कि B क्या है, F क्या है, P क्या है और E क्या है। सिद्धांत जो है वो मानवीय व्यवहार, अभिप्रेरणा तथा वातावरण के संबंध पर बल देता है। टोलमैन का सिद्धांत जो है उसका नाम है चिह्न सिद्धांत, साइन सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत, या फिर प्रतीक अधिगम सिद्धांत। तो ये टोलमैन के सिद्धांतों के नाम हैं। यह सिद्धांत स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम व पुरस्कार प्रत्याशा पर बल देता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज व उसके सांस्कृतिक संबंधों को प्रमुख माना है।
जबकि जीन पियाजे ने अधिगमकर्ता व साथी के ज्ञान को प्रमुख माना है। तो वाइगोत्स्की ने तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज व उसके सांस्कृतिक संबंधों को प्रमुख माना है, तो पियाजे ने अधिगमकर्ता व साथी के ज्ञान को प्रमुख माना है। अगला क्वेश्चन है, जेने के अधिगम सोपानों में सर्वोत्तम किसे माना गया है? संकेत अधिगम को, उद्दीपन अनुक्रिया को, नियम अधिगम को या फिर समस्या समाधान अधिगम को? तो गेने ने सबसे उत्तम जो सोपान माना है वो है समस्या समाधान अधिगम को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। संकेत अधिगम को उन्होंने सबसे निम्न माना है और समस्या समाधान अधिगम को सबसे श्रेष्ठ माना है। गेने ने 8 अधिगम के सिद्धांत दिए थे, तो 4 यहाँ हो गए, बाकी जो 4 हैं अन्य जो अधिगम है वो आगे हैं। श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम और संप्रत्यय अधिगम, तो ये 4 अन्य अधिगम हैं। इस प्रकार संकेत सबसे निम्न, समस्या समाधान सबसे उच्च। ब्रूनर के अनुसार बालक प्रत्यक्षीकरण व मानसिक प्रतिमाओं से सीखता है। तो ये ब्रूनर के अनुसार है कि बालक या तो प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने देखकर या फिर मानसिक प्रतिमाओं को देखकर सीखता है। तो ये उसकी कौन सी अवस्था में होता है? विधि निर्माण अवस्था में, मूर्त प्रतिनिधान अवस्था में, प्रतीकात्मक अवस्था में या फिर उपयुक्त सभी? तो ब्रूनर के अनुसार बालक प्रत्यक्षीकरण व मानसिक प्रतिमाओं में सीखता है, वो है मूर्त प्रतिनिधान अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ये अवस्था 4 से 8 वर्ष तक होती है। जो विधि निर्माण की अवस्था है ये 0 से 3 वर्ष तक होती है और इसमें शारीरिक क्रिया द्वारा बच्चा सीखता है। प्रतीकात्मक जो अवस्था होती है ये 8 से 13 वर्ष तक होती है और इसमें स्वयं के अनुभवों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये प्रतीकात्मक अवस्था होती है 8 से 13 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो सकारात्मक या फिर उसको बोल देते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो उसका उदाहरण कौन सा है? गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना, नाव चालक को साइकिल चलाने के लिए कहना, बल्लेबाज द्वारा गेंदबाजी का अभ्यास करना, पूर्व में सीखा ज्ञान का प्रभाव मतलब बाद में सीखे जाने वाले ज्ञान पर पड़ना। तो पूर्व ज्ञान के सीखने का प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले ज्ञान पर पड़ना। तो सकारात्मक धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहा जाता है, तो ये नकारात्मक अधिगम होता है क्योंकि वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। एक कार्य दूसरे कार्य में मदद करता है तो वो सकारात्मक, और वो मदद नहीं करता, किसी काम नहीं आता, तो वो नकारात्मक अधिगम होता है। बल्लेबाज द्वारा गेंदबाजी का अभ्यास करना, तो ये 0 या 0 अधिगम स्थानांतरण है। और पूर्व में सीखा ज्ञान बाद में सीखे जाने वाले ज्ञान पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये विशिष्ट अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला है पठन वैकल्य या विकृति से संबंधित है। तो पठन होता है पढ़ना, पढ़ने की विकृति से संबंधित कौन सा है? अफेजिया व डिस्फेजिया, लेक्सिकल व वर्बल डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया व अग्रेफिया, डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, एलेक्सिया। तो पठन वैकल्य या विकृति से संबंधित है डिसलेक्सिया या फिर हाइपरलेक्सिया और एलेक्सिया, तो ये पठन से संबंधित है। अफेसिया व डिस्फेजिया जो हैं ये मौखिक अक्षमता से संबंधित होते हैं। लेक्सिकल व वर्बल डिस्कैल्कुलिया जो हैं ये गणितीय अक्षमता से संबंधित होते हैं कि इसमें गणित का ज्ञान नहीं होता है बच्चे को।
और डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया व अग्रेफिया ये लेखन से संबंधित अक्षमता होती है। इसमें बच्चा लेखन कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता व्यवहारों का अर्जन एवं निर्देशन करती है। तो उपलब्धि की जो आवश्यकता है वो व्यवहारों का अर्जन एवं निर्देशन करती है। शक्ति अभिप्रेरक जो है ये दूसरों के संवेग या व्यवहार पर चेतन या अचेतन रूप में इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता की संज्ञा दी जाती है। पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपक प्रधान, जबकि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया प्रधान होती है। तो पावलोव के सिद्धांत में तो उद्दीपक प्रधान होता है और स्किनर में अनुक्रिया प्रधान होती है। हल के सिद्धांत के अन्य नाम हैं गणित निगमन सिद्धांत, सबलीकरण सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, अवकलन सिद्धांत, जैविक के सिद्धांत, परिष्कार सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत। ये अन्य नाम इसलिए बता रहे हैं कि इनमें से एक कोई सा भी वो नाम देखकर पूछ सकते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक अधिगम वक्र में सीखने की गति किस प्रकार होती है? तो ऋणात्मक अधिगम वक्र में ये पूछा है, आरंभ में तेज बाद में धीरे, मतलब आरंभ में तेज और बाद में धीरे धीरे, आरंभ में धीमी और बाद में तेज, या आरंभ में धीमी बाद में तेज, आरंभ में धीमी बाद में तेज और बाद में अंत में धीमी, या गति एक समान बनी रहती है। तो ऋणात्मक अधिगम में क्या होता है, आरंभ में तो गति तेज होती है और बाद में धीरे धीरे वो कम होती जाती है। और आरंभ में धीमी गति और बाद में धीरे धीरे तेज होना ये सकारात्मक अधिगम में होता है। और आरंभ में धीमी बाद में तेज और अंत में फिर धीमी ये मिश्रित होता है। और गति एक समान बनी रहती है, वो सरल रेखीय अधिगम वक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, आशुबेल ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिगम किसे माना है? तो आशुबेल ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिगम किसको माना है? अर्थपूर्ण सीखने को, या फिर रटकर सीखने को, या फिर अन्वेषण द्वारा सीखने को, या फिर अधिग्रहण द्वारा सीखने को। तो आशुबेल ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिगम माना है अर्थपूर्ण सीखने को। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसको आशुबेल के द्वारा दिया गया है। फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व आंतरिक प्रक्रिया होती है। मैस्लो ने काम मतलब सेक्स को सबसे कम आवश्यक प्रेरक माना है। अभिप्रेरणा जो है ये भावात्मक व चयनात्मक प्रक्रिया होती है जो साध्य न होकर साधन होती है। भोजन, पानी व काम चक्रीय आवश्यकताएं मानी जाती हैं कि इनका चक्र जो है वो चलता रहता है। अधिगम प्रेरणा के बिना असंभव होता है कि हमें प्रेरणा मिलेगी तभी हम अधिगम कर सकते हैं। हेडफील्ड ने क्या बताया कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण व समरूप क्रिया है। बालिका के लिंग निर्धारण में पुरुष का एक अक्ष वंशक्रम व महिला का एक अक्ष वंशक्रम उत्तरदायी होता है। BF स्किनर के सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो है RS थ्योरी, या RS अनुबंधन सिद्धांत, या फिर साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, या संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत। फिर आगे है, पावलोव पुनर्बलन का प्रयोग क्रिया से पहले करते हैं। तो पुनर्बलन कब देना चाहिए? क्रिया से पहले देना चाहिए। ये बात तो पावलोव बोल रहे हैं, जबकि स्किनर कहते हैं कि क्रिया काम खत्म होने के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। तो पावलोव पहले दिलवाते हैं और स्किनर बाद में। व्यवहारवादी पशु के प्रयोग पर बल
देते हैं, जबकि जो संज्ञानवादी हैं वो मानव प्रयोग पर बल देते हैं। संबंधन अभिप्रेरक की जरूरत प्रसन्नता व पीड़ा के समय अधिक होती है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक अर्जित होते हैं, यह व्यक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण चिह्न पूर्णाकार सिद्धांत होता है। व्यवहार में करना सीखने के कौन से पक्ष में आता है? गतिक पक्ष में आता है। अभिप्रेरणा चक्र जो है ये चलता रहता है। आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, फिर उद्वेलन, फिर लक्ष्य, फिर निर्दिष्ट व्यवहार, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, फिर उपलब्धि और फिर उद्वेलन में कमी। तो इस प्रकार ये चक्कर आगे बढ़ता जाता है। यह चक्कर ऐसे चलता जाता है। एक बच्चा लाल गुलाब का कांटा चुभने से लाल रंग की वस्तुओं से डरने लगता है। यह उद्दीपन सामान्यीकरण माना जाता है, क्योंकि वो इसलिए डरता है कि ये चीज़ भी उसको चुभ जाएगी। निर्मितवाद जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने शिक्षण सिद्धांत के मॉडल का जो क्रम है वो माना है, पहले अन्वेषण, फिर व्याख्या, फिर उसका विस्तार, फिर उसका मूल्यांकन। तो इस प्रकार यूनिट नंबर 4 यहाँ समाप्त हो चुकी है। आप सभी का इस यूनिट को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।